Hello everyone, welcome back to the second class of प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और अभी तक हम लोगों ने प्रिंटिंग के इवोल्यूशन को हमने देखा था कि किस तरह से प्रिंटिंग इवॉल्व हुई थी आपके ईस्ट एशिया में। तीन जगह थे जहाँ से प्रिंटिंग का इवोल्यूशन देखने को मिला था आपको। पहला था आपका चाइना, दूसरा था जापान और तीसरा था कोरिया। तो के बारे में हमें पढ़ना था, चाइना और जापान के बारे में। और कोरिया का हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे चल करके आपके बॉक्सेस में जो दिए रहते हैं इन्फॉर्मेशन उसको हमें कलेक्ट करना था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने कोरियन त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था। बस उसी तरह से दो तीन आपके पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अब जब आपके चाइना से ट्रेड शुरू हुआ था यूरोप में, जो कि आपने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में आप लोगों को बताया गया है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह से सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों ने देखा था कि सिल्क रूट किस तरह से ट्रेडर्स के लिए, जो पहले सिल्क के व्यापार के लिए होता था, फिर आइडियाज़ वहाँ से पहुँचे, ट्रेडिशंस वहाँ से पहुँचे, फूड्स वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए थे। उसी तरीके से आप लोगों ने एक चीज़ और देखी थी जिसको आप बोलते हो टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से डेवलप जो हुई थी वो धीरे-धीरे ट्रैवल होते-होते कहाँ पर पहुँची थी? यूरोप पहुँची थी। और इस प्रिंट कल्चर का यूरोप में किस तरह से असर हुआ और यूरोप के प्रभाव पूरे यूरोपियन नेशंस में किस तरह से हुए थे, उसको आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, एक टॉपिक नंबर 2 में। तो टॉपिक नंबर 2 जो है आपका वो है आपका प्रिंट कम इन यूरोप। ठीक है? प्रिंट कम्स टू यूरोप, इसको आप लोगों को देखना है। अब वही चीज़ सिल्क रूट के बारे में पहले बताया है तो उसको आप देखेंगे। और सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में देखा था कि सिल्क के थ्रू शुरू होता है, फिर उसके बाद स्पाइसेस पहुंचना शुरू होते हैं, आइडियाज़ पहुंचना शुरू होते हैं, ट्रेडिशंस पहुंचना शुरू होते हैं, कल्चर आपका पहुंचना शुरू होता है। जो आपके पिलग्रिम्स या जो आपके आपके प्रीस्ट हुआ करते थे वो रिलीजन को एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट करते थे। वो सारी चीज़ें आपने देखा था इसमें। इसके बाद चाइना, चाइना से फ्लोट कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था, तो सिल्क रूट। उसी तरीके से इन द 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर, क्योंकि पेपर का सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन्वेंशन बोलो, आविष्कार बोलिए, कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। 11th सेंचुरी में जो चाइनीज़ पेपर था वो कहाँ पर पहुँचा? यूरोप पहुँचा। उसी रूट के थ्रू, वाया सेम रूट के थ्रू वो पहुँचा था। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मैन्यू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। हाथ से लिखने को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वो हुआ करते थे जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करके नई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते थे, तो वो कॉपी किया करते थे, उन्हें आप स्क्राइब्स बोलते हो। ठीक है, तो पेपर जो था उसने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो कॉपी हो सके, स्क्राइब्स के द्वारा अच्छे से लिखे जा सके। फिर उसके बाद 2095 में जब मार्को पोलो, जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर थे, मार्को पोलो जिनके बारे में आपने देखा था, दुनिया की यात्रा की थी मार्को पोलो, रिटर्न टू इटली। इटली वापस पहुंचे थे कई सालों के बाद, आफ्टर एक्सप्लोरेशन इन चाइना। चाइना से होते हुए चाइना में एक्सप्लोर करने के बाद वो कहाँ पर पहुंचे? आपके इटली पहुंचे थे दोबारा। तो उन्होंने वहां से लाई हुई टेक्नोलॉजी को इटली में भी इंट्रोड्यूस किया था। अब वो क्या था देखिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि चाइना में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी जिसको आप बोलते हो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, प्रिंटिंग याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता था। एक वुडन का क्राफ्ट होता था जिसपे इमेजेस बनी हुई रहती थी, कुछ भी बना दिया जाता था। इसके ऊपर पेपर लगाते थे, ठीक है, और उसको रब करते थे। ठीक है बात। और ये जो वुडन क्राफ्ट था हुआ करता था, वुड ब्लॉक जो हुआ करता था, इस पर इंक लगा रहता था। जब पेपर पे ऊपर से रब किया जाता था तो वो छप जाता था इस पे। इसी को आपने क्या बोला था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोला था। ठीक है, एज यू रेड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो चाइना के पास पहले से टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विथ हिम। मार्को पोलो जब चाइना पहुंचे थे तो वहां से इस टेक्नोलॉजी को लेकर के वो वापस आए थे। नाउ इटालियन, जब इटली पहुंचे तो इटालियन लोगों ने क्या किया? बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। ठीक है, तो मार्को पोलो ने जब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया था आपके इटली में, तो इटली में वुड ब्लॉक का यूज़ होना शुरू हुआ। ठीक है, और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो तरीका था प्रिंटिंग का, वो पूरे यूरोप में फैल गया। पर अभी भी क्या है? तो जो अमीर लोग होते थे, लग्जरी एडिशंस, जो अमीर लोगों द्वारा यूज़ किया जाने वाला जो एडिशंस हुआ करता था, पर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होता है बेटा? वेलम, वेलम ए परचमेंट
मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स। पर्चमेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा चर्म पत्र। चर्मपत्र जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ताम्रपत्र ताम्र का मतलब होता है बेटा तांबा। ताम्र का मतलब हो गया तांबा और पत्र का मतलब हो गया शीट। शीट कॉपर शीट जिसको आप बोलते हो, ठीक। उसी तरीके से चर्म पत्र क्या हो गया, चर्म मतलब हो गया लेदर और पत्र मतलब हो गया शीट। ठीक है, तो एक शीट बनी होती थी जिसको लेदर की बनी होती थी, और वो लेदर किसका होता था, एनिमल का हुआ करता था। ठीक है, तो उस एनिमल के स्किन पर जो शीट होती थी उस पर लोग हाथों से लिखा करते थे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट सारी उसी पर लिखी हुई रहती थी। ठीक, तो इससे क्या होता था, तो ध्यान से देखिए, तो ये लेकिन ये बड़ा महंगा होता था। ये क्या होता था बेटा, महंगा होता था, महंगा एक्सपेंसिव हुआ करता था। अगर ये महंगा होता था तो ये क्या नॉर्मल आदमी यूज़ कर पाएगा, नहीं। तो ये रिच जो आपके लोग हुआ करते थे, जो रॉयल हुआ करते थे, वही इसको यूज़ करते थे। उसको वेलम बोला जाता है बेटा, याद रखिएगा। वेलम क्या होता है, वेलम क्या होता है, एक शीट होती है जो कि एनिमल के स्किन से बनी हुई होती है। ठीक है, जिसको आप चर्मपत्र बोल सकते हो। चर्मपत्र जो कि जानवरों के चमड़ी से बनी हुई होती है, उसको वेलम बोलते हैं। मेंट फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स। अरिस्टोक्रेटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में। एरिस्टोक्रेटिक क्लास क्या होते हैं, जो जो बड़े धनवान व्यक्ति होते थे, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले, उनको बोला जाता था एरिस्टोक्रेटिक क्लास। ठीक है, तो धनवान व्यक्तियों की सर्कल में इसको यूज किया जाता था, और फिर रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज में इसको रखा जाता था। जो अमीरों की मोनेस्टिक लाइब्रेरीज हुआ करती थी, वहां पर इसको रखा जाता था। पिच स्कॉफ्ट। स्कॉफ्ट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। स्कॉफ्ट एट प्रिंटेड बुक्स एज चीफ वल्गैरिटीज, मतलब उसको भी ये बोला जाता था, उसका मजाक उड़ाते, मतलब मजाक उड़ाने की बात हो गई कि ये सस्ते लोगों द्वारा यूज की जाने वाली चीजें हैं, गरीब लोगों द्वारा यूज की जाने वाली, जो प्रिंटेड होते थे वो गरीब लोगों द्वारा यूज की जाती थी, और जो अमीर होते थे वो इसका वेलम का यूज किया करते थे। ठीक है, अब ये जो आपके प्रिंटेड चीजें होती थी वो यूज किसके द्वारा की जाती थी, तो जो आपके लोअर क्लास वाले हुआ करते थे, जैसे आपके मर्चेंट्स हो जाते थे, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में जाते थे और यूनिवर्सिटी टाउन में जाते थे, वो इस चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ का यूज़ किया करते थे। तो अमीरों के लिए वेलम हुआ करता था, और गरीबों के लिए प्रिंटेड जो आपकी बुक्स हुआ करती थी वो यूज़ करते थे। तो वहाँ पर भी क्लासेस का डिवीज़न आपको देखने को मिलता है कि अमीरों ने शुरुआत में इस प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी ही क्लास बना रखी। इन्हें प्रिंटिंग प्रमोट हुआ किस में, आपके लोअर क्लासेस में। लोअर क्लासेस के लोग वहाँ पर हुआ करते थे, उसमें प्रिंटिंग एक बूम की तरह आएगा, और लोगों तक वो आइडियोलॉजी, वो आइडियाज़, वो सोच लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगी, जो अभी तक उससे अनभिज्ञ थे, जिनको इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो अब जैसे-जैसे लोगों के पास नॉलेज पहुँचेगा, वो एनलाइटेंड होंगे तो गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी आप देखोगे। एज़ द डिमांड ऑफ बुक इंक्रीज़्ड, तो जैसे-जैसे लोगों तक ये बुक पहुँची गई, तो बुक की डिमांड बढ़ने लगी। बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। तो जैसे जैसे अलग अलग जगहों पर बुक्स की डिमांड बढ़ती रही, तो जो आपके बुक सेलर्स हुआ करते थे वो अलग अलग जगह पर बुक्स को एक्सपोर्ट मतलब भेजने शुरू कर दिए। ठीक है, और उसके लिए और क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ पर बुक फेयर्स लगाए जाते थे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। ठीक है, अब देखो प्रिंटेड बुक्स तो वहाँ पर पहुँच ही रही हैं, ये बुक फेयर से अरेंज किए जा रहे हैं, और जो आपके हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनको भी अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखो स्क्राइब्स, अब ध्यान समझना बेटा, स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by bookseller as well। अब देखो, तो पैट्रन्स जो भी रिच लोग हुआ करते थे, जो पहले अपने लिए ही सब लिख पाया करते थे, अब इन स्क्राइब्स की, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटर्स हुआ करते थे, जो ये स्क्राइब्स हुआ करते थे, और जो स्किल्ड हैंड राइटर जिसको आप कैलीग्राफर बोल सकते हो, ठीक है, अब उनकी डिमांड जो थी वो और ज़्यादा मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई। तो बुक सेलर्स जो बुक बनाते थे, बुक लिखवाते थे, और बुक को दूसरी दूसरी जगह पर भेजते थे, अब उन्होंने इनको एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ, प्लस इनको अच्छे वेजेस भी वहाँ से तुलना में मिलना शुरू हो गए, ये ज़्यादा डिमांड इनकी होने लगी। तो अब इसके तुलना में अब वो पैटर्न्स की जगह पर जो रिच लोग हुआ करते थे, जहाँ पर ये पैटर्न बन के रहते थे, पैटर्न का मतलब होता है उनके अंडर रहना बेटा। पैटर्न बन करके जहाँ पर रिच लोगों के पास रहा करते थे, अब वो वहाँ से हट करके जो बड़े-बड़े बुक सेलर्स थे उनके पास जॉब करना चले गए, जॉब करना शुरू कर दिया वहाँ पर। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर, मतलब जहाँ पर एक राजा महाराजा
एक स्क्राइब को, एक कैलीग्राफर को ही रखता था वहाँ पर। अब ये बुक सेलर्स जो हुआ करते, अब सोचो कितनी डिमांड बढ़ गई थी कि एक बुक सेलर के अंडर लगभग 50 स्क्राइब्स हुआ करते थे, 50 लिखने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स। अब ध्यान समझिएगा बेटा, अब वही सिंपल सी चीज़ जो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई कि कोई भी आदमी की एक लिमिट होती है कि वो एक दिन में कुछ ही चीज़ें लिख पाएगा, कुछ पन्ने ही लिख पाएगा। तो लेकिन डिमांड तो लगातार बढ़ रही थी मार्केट में, अब उसको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है, ठीक है? उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे? अब उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या होता था, और एक चीज़ और, ये जो कॉपी होती थी ना, जो कॉपी करते थे, जो स्क्राइब्स जो उसको कॉपी करते थे, वो एक्सपेंसिव होती थी, लेबोरियस होती थी, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता था और प्लस टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा थी। मतलब टाइम ज़्यादा लगता था और कम चीज़ें ही प्रिंट हो पाती थी, कम चीज़ें ही प्रिंट नहीं हो पाती थी। उससे क्या होता था, महँगा बहुत ज़्यादा हो जाता था, प्लस जो डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। ऐसा समझो कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम, तो सीधी-सी बात है प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, हाई होती चली जाएगी, ठीक है? और प्लस ये जो सप्लाई जिस चीज़ की कर रहे हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। इस वजह से सप्लाई कम भी है और जो चीज़ जितनी भी सप्लाई हो रही है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। प्लस उसके साथ-साथ उसमें उसकी प्राइस अपने ऑटोमेटिकली हाई हो गई। तो डिमांड भी ज़्यादा है, प्लस जो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्राइस और ज़्यादा हाई होती चली गई। तो ये दिक्कत आ रही थी मैन्युस्क्रिप्ट जो हुआ करते थे उसमें। तो देखो, और जो साथ में जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे बेटा, वो फ्रेजाइल हुआ करते। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि वो खराब हो सकते थे, प्लस ऑकवर्ड टू हैंडल, मतलब इतने बड़े हुआ करते थे कि उसको हैंडल नहीं कर सकते थे और उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी नहीं कर सकते थे, प्लस उसे बैठ करके पढ़ना भी आसान नहीं हुआ करता था, क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा चौड़ा लिख दिया करते थे। जैसे एक रोल में बंद करके आता है ना, तो उसमें बंद बंद करके आता था, तो फैल जाता था पूरा, उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, ठीक है। दियर सर्कुलेशन देयर फोर रिमेन लिमिटेड, तो इस वजह से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे उनका सर्कुलेशन जो था वो कम ही रह गया। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, लेकिन डिमांड की बुक्स की जो डिमांड थी वो बढ़ती ही जा रही थी। फुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। अब देखो, अब मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिमांड जो थे वो लिमिटेड ही थे बेटा, सप्लाई जो थी वो लिमिटेड ही थी, लेकिन डिमांड जो थी वो बुक्स की बढ़ती जा रही थी। अब कोई ना कोई नया तरीका चाहिए होगा ना कि जिससे उस डिमांड को फुलफिल कर सके। अब ये चीज़ मार्को पोलो लेकर के पहले ही आ गए थे, कहाँ पर, आपके यूरोप में, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, चाइना से। तो अब जो थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अब उसको रिप्लेस करना शुरू करेगी, आपके हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है। अब ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, इसका यूज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा फॉर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। बाय द अर्ली 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple and brief text. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था इसका यूज बढ़ना शुरू हो गया। कहाँ कहाँ यूज करते थे, कपड़ों की छपाई में, कपड़ों पर कुछ चीज बनाना है तो उसके लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे। प्लेइंग कार्ड्स, जो खेलने वाले ताश होते थे, उसमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे। प्लस जो भगवान की पिक्चर्स बनती थी, जैसे वहाँ पर ज्यूस की बनाएंगे, पोसाइडन की बनाएंगे, हेडीज की बनाएंगे, जो भी वहाँ पे रोमन कैथोलिक जो भी गॉड्स हुआ करते थे उनके उनकी इमेजेस बनानी होती थी, तो हर जगह पर आपके इनका यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया। आपके किसके, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चिपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब सीधी सी बात है कि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी किसका, ऐसी चीज़ों को, जैसे ऐसे प्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ कर लाने की कि जो कि क्विकर हो, क्विकर का मतलब तेज़ हो, प्लस सस्ता हो, चीपर मतलब सस्ता, जैसे आपने पहले देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही थी, वो सस्ता हो, और प्लस क्विकर हो, मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉपीज उसमें से प्रिंट हो सके। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ द न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये तभी पॉसिबल है जब न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो। तो आपने पहले देखा, पहले यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, स्क्राइब्स का यूज किया जाता था। दूसरा, उसके बाद वहां पर किसका यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, उन्होंने वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करना शुरू कर दिया। फिर अब और भी ज्यादा डिमांड जब बढ़ेगी तो नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ेगी। अब इस इन्वेंशन में क्या हुआ, जो तीसरा स्टेज था उसमें क्या हुआ कि द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड एट स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग जर्मनी में एक जगह है, वहां पर जो जोहान गुटेनबर्ग थे उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस 1430s में बना दिया, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बना, यूरोप में पहले मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, मैन्युस्क्रिप्ट के बाद वहां पर आया क्या, आपका आया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग,
वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहले क्या हुआ, अपोज हुआ, क्योंकि पहले वहां पर जो आपके अमीर लोग हुआ करते थे वो वेलम का यूज करते थे, ठीक है, और वो इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को गरीबों का माना करते थे, लेकिन गरीबों तक ये पहुंचा, डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो लेकिन शुरुआत वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तब हुई जब मैन्यूस्क्रिप्ट लिमिटेड होना शुरू हो गया। अब ये लिमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, प्लस कॉस्टली बहुत ज़्यादा हुआ करता था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो सप्लाई थी वो भी कम थी, प्राइस भी बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब यूज़ करना शुरू किया लोगों ने किसका, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ करना शुरू किया। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी जो थी वो भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, नया प्रिंटिंग प्रेस एक इन्वेंट करते हैं। कौन? जोहान गुटेनबर्ग, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, स्ट्रासबर्ग जर्मनी में। कब किया था? 1430s में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब बात सुनेंगे हम किसकी, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। गुटेनबर्ग, ये हैं गुटेनबर्ग, उनका एक पोर्ट्रे है, उनकी एक इमेज आपको देखने को मिलती है 1584 की। गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट, वह एक व्यापारी के बेटे थे। एंड ग्रू अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, स्टेट का मतलब होता है बेटा जागीर, स्टेट का मतलब क्या होता है, जागीर। सॉरी, देखिए, एक होता है स्टेट और एक होता है स्टेट। स्टेट जब आप बोलते हो तो यहाँ पर पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल कंट्री की बात होती है। पॉलिटिकल बात करते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल नंबर 12 में। स्टेट की डेफिनेशन वहाँ पर गवर्नमेंट बॉडीज को बताया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में जाते हैं तो वहाँ पर स्टेट क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है उसको हम स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर जो स्टेट देखते हो ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी। वैसे ये भी जियोग्राफिकल ही होता है, जो एरिया होता है जो किसी इंडिविजुअल के पास होता है उसे स्टेट बोला जाता है, ठीक है। ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनके पिताजी क्या थे, मर्चेंट थे, जॉन गुटेनबर्ग के। अब चाइल्डहुड से ही इन्होंने क्या किया था, हैड सीन अ वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, तो ऐसी जगह थी जहाँ पे वाइन को बनाया जाता था। इसको बनाने के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से, इस तरह की एक मशीन होती है बेटा, देखो इस तरह की एक मशीन होती है। यहाँ पर देखो, ये इसका हेड है और यहाँ पर पूरा क्या है, स्क्रू लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्लेटन है बेटा, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता था, यहाँ पर आपके ऑलिव रख दिए जाते थे। और इस हैंडल को जब घुमाया जाता था तो ये प्रेस होता था बेटा। तो ये प्रेस होता था तो नीचे से तेल निकल जाता था या फिर रस निकल जाता था, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती थी, ठीक है। तो उसी तरीके से तो वाइन और ऑलिव के इन्होंने मशीन्स को, यहाँ पर प्रेसेस को इन्होंने देखा था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, इन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, स्टोन को पॉलिश करने के भी तरीके को सीखा। बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ, उसके बाद ये क्या बन गए, गोल्ड स्मिथ बन गए। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट, ट्रिंकेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप कह सकते हो, ठीक है। ट्रिंकेट को बनाने में यूज किया करते थे। अब देखो दो चीज इनको आ गई, पहला तो इनको मशीन के बारे में जानकारी आ गई, मशीन में अब उसके बाद से इनको जो छोटे-छोटे मेटल के पार्ट्स जो आप ऑर्नामेंट्स में लगाने के लिए होते थे, उनकी भी जानकारी इनको आ गई कि कैसे बनाया जाता है। और यही दोनों चीज़ों का यूज़ करके इन्होंने क्या बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, अब इस मशीन के थ्रू कोई चीज़ टाइप करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेटिकल ब्लॉक्स चाहिए होंगे। कुछ अल्फ़ाबेटिकल क्या चाहिए होंगे बेटा, ब्लॉक्स चाहिए होंगे, जो उस समय आपका यूज़ हुआ करता था वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ABCD लिख दी तो हमने लिखा ना, उस समय जो भी वहाँ पर अल्फ़ाबेट या फिर जो भी इमेजेस वो यूज़ करते थे, उसके लिए इनको उसकी नॉलेज मिल गई, ब्लॉक्स बनाने की। तो ये दोनों चीज़ें इनके पास अवेलेबल हो गई, ठीक है। विद ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन, तो इन्होंने जो इस समय की जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जैसे ट्रिंकेट बनाने के लिए छोटे छोटे मेटल के इनको बनाने पड़ते थे, तो उससे इन्होंने ये ब्लॉक्स बना दिए, प्लस मशीन से दबाने के लिए चाहिए था तो मशीन इनको पता चल गई। तो ये दोनों चीज़ें इनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, प्लस इनके पास इनोवेशन का आइडिया आ गया, तो इन्होंने क्या बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। द ऑलिव प्रेसेस प्रोवाइडेड अ मोल्ड फॉर प्रिंटिंग प्रेस, तो मोल्ड बनाना जो जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर छापने के लिए, कसने के लिए या फिर यहाँ पर प्रेस करने के लिए इनको मोल्ड्स तैयार हो गए, वो ऑलिव प्रेस से इन्होंने सीख लिया। फिर एंड मोल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, ठीक है। अब ये जो मोल्ड्स थे वो किसके लिए यूज होने लगे बेटा, जो मेटल टाइप जो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं उनको कास्ट करने के लिए, उनको बनाने के लिए यूज में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो ऑलिव प्रेसेस क्या हो गया बेटा,
प्रोवाइडेड द मोल्ड्स फॉर प्रिंटिंग प्रेस, तो मोल्ड्स बनाने के यूज में आ गए, प्लस जो मोल्ड्स बन रहे हैं वो जो मेटल टाइप बनाने का, अब वो लेटर्स को छापने के यूज में आ जाएंगे। ठीक, तो ये बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको इन्होंने 18 साल में, लगभग 18 साल लगा इनको करने में, 1448 में इन्होंने इसको परफेक्ट कर दिया बिल्कुल। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज बाइबल, तो सबसे पहली बुक जो इन्होंने प्रिंट की थी वो थी बाइबल, और लगभग 180 कॉपीज जो थी इन्होंने प्रिंट की थी, और ये लगभग 3 साल इनको लगा था इसे प्रोड्यूस करने में, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई नई इन्वेंशन है तो सीधे ही एक्यूरेट तो हो ही नहीं जाएगी ना, कुछ एरर आ रहे थे, कमियां आ रही थी, फिर इसको सुधार रहे थे, फिर उसके बाद से फिर दिक्कत आ रही थी, फिर उसे सुधार रहे थे, तो ये करते करते लगभग इनको 3 साल लग गए, और इस 3 सालों में लगभग इन्होंने 180 कॉपीज प्रिंट की थी बाइबल की। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन, समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रोडक्शन और तेज होता चला जाएगा। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट entirely displace द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाई हैंड, तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इसने क्या किया था, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी बुक को प्रिंट करने की उसको रिप्लेस कर दिया था, धीरे धीरे वो चेंज होगा, ग्रेजुअली ये क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। In fact, printed books are first closely resembled the written manuscript in appearance and layout. ठीक है, the metal letters imitated the ornamental and handwritten style, तो जो मेटल लेटर्स हुआ करते थे जो यहाँ पर यूज हो रहे थे वो इमिटेट करते, वो नकल उतारते थे किसके, जो है ऑर्नामेंटल, जो भी कैलीग्राफर होते थे जो उनकी हैंडराइटिंग स्टाइल थी उसकी नकल उतारते थे। फिर जो बॉर्डर्स हुआ करते थे, जैसे बुक्स की आपकी बॉर्डर होती है ना, यहाँ पर बीच में आपके कंटेंट लिखा रहता था, और ये जो बॉर्डर होते थे, बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है चित्रण में, यहाँ पर चित्रकारियां की जाती थी बाई हैंड, हाथ से उस पर क्या करते थे बेटा, चित्रकारियां करते थे। विथ फोलिएज, फोलिएज का मतलब होता है बेटा जो आपके पत्ते उत्ते होते हैं ना, उस तरह की आकृतियां यहाँ पर, जैसे मान लो इस तरह की बॉर्डर पर पत्तियां बना दी गई, फिर उसके बाद और ज्यादा ऐसे करके खूब सुंदर सुंदर सी वहां पर साइड में उसके पत्तियां बना जाती थी। एंड अदर पैटर्न्स एंड इलस्ट्रेशन वर पेंटेड, इलस्ट्रेशन जो होते थे उसको पेंट किया जाता था। देखो बुक्स की छपाई हो जाती थी, लेकिन जो उसके बॉर्डर्स होते थे वो क्या होते थे बेटा, पेंट किए जाते थे। ठीक है, इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो अमीर घराने के लोग हुआ करते थे, उनके बॉर्डर्स को ब्लैंक कर दिया, छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अब वहां पर जो भी प्रिंट, जो भी छपवाना चाहेंगे, जो भी चित्रकारी करवाना चाहेंगे वो चित्रकारी करवा देंगे। प्लस, ठीक है, blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide of the on the painting school that would to be illustration, that to be that would do the illustrations। तो जो पेंटिंग स्कूल्स, जैसे अलग अलग चित्रकारियों के स्कूल्स हुआ करते थे छोटे छोटे, तो वहां पर वो किस तरह की चित्रकारी वहां पर चाहते हैं तो उसको इलस्ट्रेट यहाँ पर कर दिया गया। समझ में आ गई बात? तो गुटेनबर्ग साहब ने क्या किया था, सबसे पहली बार उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी था उसका यूज किया था। उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, ऑलिव प्रेसेस की टेक्नोलॉजी थी, प्लस उनको छोटे छोटे मेटल्स के बीट्स बनाने का, मोल्ड्स बनाने का उनके पास ज्ञान था, क्योंकि वो एक अच्छे से सुनार बन चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद से इसी टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया प्रिंटिंग में। तो प्रेसेस से इन्होंने मोल्ड्स तैयार किए, उस मोल्ड्स से इन्होंने लेटर्स तैयार किया, और उस लेटर का यूज इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग में किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये जो नई मशीन आई थी उसने पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, नहीं, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका रिप्लेस होता जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता था, जो बुक्स बनाई जाती थी तो उसमें जो होती थी वो नकल उतारी जाती थी, जो ओरिजिनल कैलीग्राफी होती थी उसकी नकल उतारी जाती थी, प्लस ये जो आपके बाउंड्री होते थे उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था। ठीक, अब ब्लैंक इसलिए छोड़ देते थे, जो आपके रिच पर्सन हुआ करते थे वो अपने हिसाब से डिजाइन वहां पर किनारे में बना सकते। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि प्रिंटिंग से ही काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट का भी यूज हो रहा है उस बुक के सुंदरीकरण में, उस बुक को सुंदर बनाने में। तो आप ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से उसने मैन्युस्क्रिप्ट को या फिर हैंड रिटन टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया था, आज भी लोग उस पर डिपेंडेंट थे अपने बुक्स के यूज को लेकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द 100 years 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द यूरोप। 100 साल में क्या हुआ, जो ये प्रिंटिंग प्रेस था वो बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज में स्टैब्लिश होता चला गया। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज, जो जर्मनी से जो प्रिंटर आपके, ये जो आपके जोहान गुटेनबर्ग से जो प्रिंटर बनाया था वो यूरोप, जर्मनी में बनाया था ना, स्ट्रासबर्ग में, तो वहां से ये अलग अलग यूरोप की कंट्रीज में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस, अब ये क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, प्लस नए नए प्रेसेस भी अलग अलग जगह पर खुलना शुरू हो गए। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड,
जैसे-जैसे प्रिंटिंग प्रेस बने, तो ये जो हुआ बुक का प्रोडक्शन अचानक क्या हो गया, बूम हो गया, बढ़ता चला गया। तो अब देखो सेकंड है हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी का सेकंड हाफ होता है, मतलब 1450 से लेकर के अगर आप देखोगे 1500 तक, 1450 से लेकर के 1500 तक की ये बात हो रही है। 1450 से लेकर सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, 1450 से लेकर के 1500 तक क्या हुआ, लगभग 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग इन द मार्केट ऑफ द यूरोप। लगभग 50 सालों में क्या हुआ कि 20 मिलियन कॉपीज जो थी वो मार्केट में फ्लड होना शुरू हो गई थी। जो पहले डिमांड हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे फुलफिल होना शुरू हो गई। अब सीधी सी बात है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गया है। अब अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई होगा तो प्राइस अपने आप क्या होगा बेटा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और सस्ती हो जाएंगी किताबें। अब जब वो सस्ती होंगी तो लोग उसको परचेज करेंगे, और ज़्यादा उनके पास आइडियाज़ पहुंचेगा, और ये रीडिंग का जो उनका मेथड है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इनलाइटेड होना शुरू होंगे। वो अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। द नंबर वेंट अप टू 16th, अब इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। और अगले 50 सालों में 1450 से लेकर के 1500 तक तो 20 मिलियन कॉपीज फ्लडेड हुई। फिर अगले 50 साल में क्या हुआ, 1550 तक क्या हुआ कि तकरीबन 200 मिलियन कॉपीज, मतलब आप कह सकते हो 2000 लाख कॉपीज जो थी वो मार्केट में अवेलेबल हो चुकी थी। तो और ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो गया, और लोग परचेज करेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे, और बुद्धिमान होंगे। समझ में आई बात, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रिवॉल्यूशन। अब ये जो आपका फ्लडिंग ऑफ बुक्स इन द मार्केट है, जो ये लोगों तक, ये जो बुक्स लोगों के हाथ तक जो ये बुक्स पहुंच रही है, जो कि अभी तक सिर्फ एलीट वर्गों के हाथ में हुआ करती थी, उससे क्या हुआ, एक क्रांति आ गई, एक रिवॉल्यूशन आ गया, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके कुछ पार्ट्स है बेटा, देख लो जल्दी से। ये जो बॉक्सेस को देख लेते हैं हम, क्योंकि इसके बाद से सिर्फ बॉक्स ही बचा हुआ है और आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। जल्दी से इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया का ही, आपका कोरिया का ही कुछ बुक्स का दिया हुआ था, जिसको जिकीजी कहा जाता है, ठीक है। जिकीजी क्या है, जिकीजी ऑफ कोरिया इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स। जिकीजी याद करिएगा, जैसे आपने पिछली बार भी देखा था ना कुछ बुक्स के नाम, वैसे ये भी जिकीजी याद रखिए। जिकीजी ऑफ कोरिया ये विश्व की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। विथ मूवेबल मेटल टाइप, इसमें क्या है, मूवेबल मेटल लगा हुआ है, जो कि ये मतलब आपके पन्ने पलटे जा सकते हैं। इट कंटेन्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ जैन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एक शाखा है जैन, उसके एसेंशियल फीचर्स लिखे गए हैं। और यहाँ पर इसमें लगभग 150 मॉन्क्स के बारे में बताया गया है, जो कि इंडिया, चाइना और कोरिया के थे, उनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। इट वॉज प्रिंटेड इन द लेट 14th सेंचुरी, ये लगभग आखिरी 14th सेंचुरी में इसको प्रिंट किया गया था। ये 2 वॉल्यूम में थी बेटा। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द बुक इज अनअवेलेबल, मतलब इस समय अवेलेबल नहीं है, गायब हो गई या खराब हो गई होगी। द सेकंड वन इज अवेलेबल इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द फ्रांस। सोचो, कोरिया की किताब फ्रांस में है, समझ रहे हो बात, कितने बड़े चोर हैं ये सब, कि कोरिया की किताब, जैसे इंडिया की बहुत सारी चीज़ें लंदन म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, इंडिया के जितने भी आपके राजा महाराजा थे उनके सामान लंदन में रखे हुए हैं, सब उठा के ले गए। उनसे क्या मतलब है जैन बुद्धिज्म से फ्रांस वालों को, इन वो फ्रांस के म्यूजियम में जाकर के रखी हुई है जैन बुद्धिज्म, ये जैन बुद्धिज्म की ये जो जिकीजी है उसकी एक कॉपी, ठीक है। दिस वर्क मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट टेक्निकल चेंज इन द प्रिंटिंग कल्चर। This is why it is inscribed on the UNESCO Memory of the World Register in 2001। इसको यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में, या यूनेस्को यूनेस्को ने अब इसको अपने साथ उसको संरक्षित करके रखा हुआ, सिक्योर करके रखा हुआ है, ठीक है। जेकेजी को, कोरिया की किताब है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं बेटा जल्दी से। ये इंसान देखिए इसको खींच रहा है यहाँ पे, ये प्रेस को। यहाँ पर देखो ये फ्रेम है, ये क्या है बेटा, फ्रेम है पूरा बना हुआ, इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा, स्क्रू है। इसी स्क्रू से अटैच रहेगा हैंडल, जिसको पकड़ के खींचा जाएगा, कसा जाएगा ऊपर की तरफ, फ्रेम के ऊपर ये चढ़ता जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ है बेटा प्लेटन। प्लेटन क्या होता है, जो प्रेस करने के लिए होता है। तो प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस ओवर द पेपर, और यहाँ इसी के नीचे क्या है, प्रिंटिंग ब्लॉक्स लगे रहेंगे, और यहाँ पर लगा हुआ है पेपर। जब ये प्रेस होगा तो वो छप करके उस कॉपी, उस पेज पर छप जाएगा, ठीक है, प्रेस होने पर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लेटन लिखा हुआ है। नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच टू द स्क्रू, दबाने के लिए दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रू नीचे की तरफ आएगा तो ये जो प्रिंटिंग ब्लॉक था वो प्रेस होता चला जाएगा, प्लेटन जो था वो दबता चला जाएगा और प्रिंटिंग ब्लॉक को प्रेस करता रहेगा। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द शीट ऑफ द डैम पेपर, ठीक है। डैम पेपर जो खाली पेपर था उसके ऊपर रखा हुआ रहता है। गुटेनबर्ग डेवलप मेटल टाइप फॉर ईच ऑफ 26 कैरेक्टर ऑफ द रोमन अल्फाबेट। जो समय के रोमन अल्फाबेट थे उनके 26 कैरेक्टर के इन्होंने अलग अलग क्या बना रखे थे, मेटल टाइप्स बना रखे थे, ठीक है। एंड डिवाइज्ड अ वे ऑफ मूविंग देम अराउंड सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। और वो जो आपके
मेटल ब्लॉक्स हुआ करते थे, मेटल टाइप हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, जिससे अलग-अलग आप वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है? जैसे एप्पल बनाना है, बनाना बनाना है, तो इसमें दोनों जगह ए का यूज़ आ रहा है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, वो मूव किया जा सकता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट। दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन। इसको मूव कर सकते हैं, इसलिए मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन बोला जाता है। एंड इट रिमेन द बेसिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो थी, ये आपकी जो जोहान गुटेनबर्ग थी, ये लगभग 300 सालों तक इसी तरीके से चलती रही। Books could now be produced much faster than was possible when each printing blocks was prepared by craving a piece of wood by hand। ठीक है, जब जब उसको क्रेव करके हाथ से बनाया जाता था, उससे ज्यादा ये अच्छा हुआ करता था। ये जो इससे पहले आप लोगों ने टेक्निक देखा था, उससे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, और लगभग इसमें 1 घंटे में एक साइड में, पेपर के एक साइड में लगभग 250 शीट प्रिंट की जा सकती थी, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर पूरे दिन में 200 लगभग कॉपीज़ प्रिंट हो रही हैं, यहाँ पर 1 घंटे में ही 250 शीट्स प्रिंट हो जा रही हैं। तो सीधी-सी बात है, बुक्स को बनने में जो टाइम कंज़म्पशन था, वो कम हो जाएगा। टाइम कंज़म्पशन कम होगा, लेबर भी कम लगेगा, लेबोरियस भी कम होगा, तो सीधी-सी बात है, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा, डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा। ठीक है, प्लेटन क्या होता है? प्लेटन In letter pressing in letterpress printing, platen is a board which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type. At one time, it used to be wooden board. Later, it was made up of steel. अब क्या हुआ, ये प्लेटन यहाँ पर देख लीजिए, प्लेटन है, ये है प्लेटन। ये जो आप देख रहे हो, ये प्लेटन हुआ करता था। पहले इसको लकड़ी का बनाया जाता था, फिर इसको स्टील का बनाया जाना शुरू हो गया। इसको प्रेस करते थे, इसके नीचे यहाँ पर आपके मेटल टाइप लगे रहते थे, जिसमें अलग-अलग अल्फ़ाबेट बने होते, जैसे रोमन अल्फ़ाबेट 26 बने हुए हैं, और यहाँ पर पेपर था। इसको कसा जाता था, प्लेटन नीचे की तरफ आता था, ये प्रेस होता था और छप जाते थे अक्षर से, यहाँ पर जो लेटर्स थे वो छप जाते थे। ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पर गुटेनबर्ग की जो 180 बाइबल जो उन्होंने प्रिंट किया था ना पहले प्रिंट में, तो उसका एक यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग-अलग डिज़ाइन्स बने हुए हैं, ठीक है? डिज़ाइन्स बने हुए, इसी को इलस्ट्रेशन बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है? इलस्ट्रेशंस बोला जाता है, सुंदरीकरण करना होता है। तो अलग-अलग जो भी गरीब लोग होंगे तो अपने हिसाब से इलस्ट्रेशन का, अमीर लोग होंगे तो पैसा देकर के और ज़्यादा उसको खूबसूरत बना सकते थे, ठीक है? तो पेजेज़ ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल, गुटेनबर्ग प्रिंटेड अबाउट 180 कॉपीज़ ऑफ व्हिच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड। मतलब 180 कॉपी में से लगभग 50 कॉपी ही हैं लगभग जो आपकी बची हुई हैं। लुक एट दीज पेजेस, गुटेनबर्ग बाइबल केयरफुली। तो इस पेज को देखना है। दे वर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द टेक्स्ट वॉज प्रिंटेड इन द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस विथ मेटल टाइप। ठीक है, जो आपने अभी ऊपर मेटल टाइप देखा था, और जो गुटेनबर्ग प्रेस था मेटल टाइप का, उसी से इसको प्रिंट किया गया था। बट द बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइंड, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय द हैंड ऑफ आर्टिस्ट। ये इसकी बात हो रही है, ठीक है? जो बॉर्डर्स थे उसको आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है? अपनी, हमारे संविधान को भी बनाया गया है बेटा। संविधान में तो बीच बीच की चीज़ें तो लिखी हुई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है उसको शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उसको सुंदर बनाया है, वो हैंड से बना हुआ है संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है। नो टू कॉपीज वर द सेम। सीधी सी बात है, सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, अलग अलग हो जाती है, प्रिंटिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एवरी पेज ऑफ द ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। इवन when two copies look similar, a careful comparison will reveal the differences। ठीक है, लगभग अगर लेटर्स भी उसमें थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वो भी उसमें अंतर देखने को मिल जाता है। एलिट्स और प्लस डिजाइन का तो अंतर रहेगा ही रहेगा, तो हर पेज के डिजाइन क्या होंगे, वो आपके अलग हो जाते हैं। एलिट्स एवरीवेयर प्रिफर्ड दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो वो चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी ना ही रहे, तो सीधी सी, क्योंकि जो गरीब हैं जो अमीर हैं उनके बीच में किस तरह से अंतर किया जा सकता है, ठीक है? तो वो प्रिफर करते थे कि ये यूनिफॉर्मिटी ना ही आए, ठीक है? व्हाट दे पॉजेस्ड देन कुड बी क्लेम्ड एज यूनिक। तो जो भी उनके पास होता था उसको यूनिक बता देते थे, ठीक? फॉर नो वन एल्स ओड ए कॉपी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम। तो ठीक है, तो उनसे मिलती जुलती कॉपी कोई और ओन नहीं कर सकता था, उन्हीं के पास रहेगी। तो यूनिक, तो अपने आप को कैसे अलग बताएंगे, तो यही सारी कुछ कंडीशंस होते थे, क्योंकि बुक्स तो प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, तो अपने आप को एलीट बनाना है, अच्छा बनाना है, लाट साहब बनाना है, तो कैसे बनाओगे कि इन्हीं सारी चीजों में अंतर कर देंगे। In the text, you will notice the use of color within the letter in various places. This had two functions. It added color to the page and highlighted all the holy words to emphasize their significance. But the color on every pages of the text was added by hand. Gutenberg printed the text in black, leaving a space where the color could be filled in later. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स में आपको कलर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें किस लिए हुआ करती थी? ये होती थी जैसे कोई होली शब्द है, कोई पवित्र शब्द है तो उसको इंडिकेट करने के लिए। तो ऐसी जगहों को गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में क्या किया गया, खाली छोड़ दिया गया कि लोग अपने हिसाब से अपने कलर को चूज़ करके वहाँ पर उसको भरवा सकें, लिखवा सकें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में देखने को मिली। आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ था और यहाँ पर आपने नए प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी को जो जोहान गुटेनबर्ग थी, उसको आप लोगों ने देख लिया। ठीक है? अब इस इमेज के बारे में अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है? और उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगा, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पर करवा दिया है। बुक्स की मार्केट में बूम हो चुका है, बुक्स मार्केट में लोगों के हाथ तक पहुँच चुका है। अब उस प्रिंट रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ये आप लोगों को देखना है। तो जल्दी से फिर से समराइज़ करता हूँ। पहली क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। लोग पहले हाथों से लिखा करते थे, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ करना शुरू किए। वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना से यूरोप में आता है। यूरोप में फिर लोगों तक बुक पहुँचना शुरू होती है। लोगों तक बुक पहुँचने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जोहान गुटेनबर्ग ने आपकी ये प्रेस प्रेस प्रिंटिंग का शुरुआत कर दिया था, जिसको आज आज की डेट में प्रिंटिंग प्रेस बोलते हो ना, वही कॉमन भाषा में। तो गुटेनबर्ग प्रेस प्रिंटिंग का इन्होंने शुरुआत कर दिया था। फिर उसके बाद से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों तक किताब पहुँचने लगी। 100 सालों में लगभग 200 लाख कॉपियाँ, 200 हज़ार 2000 लाख कॉपियाँ जो थी वो मार्केट में बूम कर गई थी। अब 2000 लाख कॉपियाँ जब मार्केट में बूम की, तो उससे क्या हुआ? लोगों तक किताब पहुँचा, एनलाइटेंड हुए और उससे क्या हुआ? रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गया। बस यही सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी अभी तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। समय कम रहता है इसलिए बेटा देखिए 2 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? दिन भर काम करने के बाद आज अभी इस समय मैं 2 बजे सवेरे के 2 बज गए हैं, तो अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेहनत है, तो आप लोग थोड़ा-सा इसको पढ़िए और किसी तरह की कोई भी अगर आपको सुझाव देना है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए इसके लिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।